काजल अपने बेटे रवि और पति अशोक के साथ एक लड़की देखने के लिए उसके घर जाती है। पर ये क्या, जैसे ही लड़की अपनी सास का काला रंग देखती है उसकी हंसी निकल जाती है। इतना काला इंसान मैंने अपनी पूरी जिंदगी में आज तक नहीं देखा। हे भगवान, मैं इतनी काली सास के साथ भला कैसे रहूंगी। बेटा, अभी तुम्हारा रिश्ता मेरे बेटे के साथ जुड़ा भी नहीं और तुम्हारी जुबान तो इतनी ज्यादा खुलने लगी। जी मैं कह देती हूँ कि मुझे ये बदतमीज लड़की ना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वो भुक्कड़ ही अच्छी है, जैसी भी है, लेकिन मैं अपने बेटे की शादी उस भुक्कड़ निशा से करवाने के लिए तैयार हूँ। काजल, अगर हमारे घर में ऐसी भुक्कड़ बहू आएगी तो वो महीने भर का राशन एक दिन में खा जाएगी। और वैसे भी हमारे बेटे में कमी क्या है जो हम उसकी शादी उस भुक्कड़ लड़की से करवाएं। अरे आप लोगों को अपने बेटे की शादी जिस लड़की से करवानी है करवा लीजिए, पर मैं तुम्हारे घर की बहू नहीं बन सकती। अब क्या था, काजल अपने पति और बेटे के साथ घर आ जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और ना चाहते हुए भी अशोक अपने बेटे की शादी उस भुक्कड़ निशा से करवा देते हैं। अब शादी होते ही निशा अपनी असली रूप सबको दिखाने लगती है। अरे माँ जी, आपने आज इतना कम बनाया खाना। ये सारा खाना तो मैं अकेले खा जाऊंगी। वैसे भी मुझे ना बहुत भूख लग रही है। आप लोग ना अपना अपना देख लेना। कल मुही कहीं की, तुझे जरा भी शर्म नहीं आती, अपनी सास को इस तरह से ऑर्डर देती है। प्लीज आप मुझे कल मुही ना ही बोले ना तो ये आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि यहाँ हर किसी को मालूम है कि किसका मुंह काला है। मैं तो चली खाना खाने। एक बार ना आप अपना मुंह शीशे में देख लेना। इतना बोलकर निशा वहाँ से चली जाती है। आराम से बैठकर खाना खाने लगती है और कुछ ही समय में निशा अकेले ही घर का सारा खाना चट कर जाती है। और रात को जब अशोक और रवि घर आते हैं। माँ, निशा, मुझे बहुत भूख लगी है, जल्दी से खाना लगा दो। अरे बेटा, तुझे खाना कहाँ से दूं? अकेले ही तेरी इस भुक्कड़ बीवी ने सारा खाना चट कर गई। माँ जी, अब आपका ना बहुत ज्यादा हो रहा है। अगर मैं आपकी इज्जत करती हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि आप मेरे और मेरे खाने के बारे में इस तरह की बातें करो। आपका भी तो रंग काला है, पर क्या मैंने कभी आपको आपके रंग को लेकर कुछ कहा? नहीं ना। करमजली कहीं की, तुझे मेरे रंग के लिए जो कहना है कह ले। बचपन से सुनती आ रही हूँ और अब तो मुझे आदत हो चुकी है। अगर ऐसी बात है तो फिर ठीक है, आपको भी जो कहना है कहिए। मैं अपना खाना वाना कम नहीं करूँगी। मैं जैसे शुरू से खाती आ रही हूँ वैसे ही खाऊंगी। अगर आप लोगों को मेरे खाने से इतनी परेशानी है तो मेरा खाना अलग कर दीजिए, मैं खुद अपना खाना बनाकर खा लिया करूँगी। इस तरह से दोनों सास बहू के बीच में लड़ाइयाँ शुरू हो जाती है। इन सब से परेशान होकर रवि भूखा ही जाकर सो जाता है, तो वहीं दूसरी ओर अशोक गुस्से में अपनी बीवी से कहता है, शांत हो जाओ तुम दोनों। काजल, सारी गलती तुम्हारी है। मना किया था मैंने कि रवि की शादी इस भुक्कड़ लड़की से मत कराओ, पर तूने मेरी एक नहीं सुनी। अब इसका नतीजा भुगतो। आज तेरी वजह से हमें इस भुक्कड़ को सहन करना पड़ रहा है। इतना बोलकर अशोक भी गुस्से में जाकर सो जाता है। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं, पर निशा की हरकतों में सुधार नहीं आता। निशा हर समय कुछ न कुछ खाया करती और अपनी सास को उसी को रंग को लेकर खरी खोटी सुनाया करती। लो, आ गई इस घर का काला टीका। लगता है मुझे फिर से नजर लगाने आई है ताकि ये मेरा मुझसे खाना छीन सके। बहू, अगर मुझे तुझसे खाना छीनना होता ना तो मैं तुझे खाना ही नहीं देती। तू घर के अंदर है इसलिए मैं तुझे बर्दाश्त कर रही हूँ और मैं तुझे वार्निंग दे रही हूँ, जितना खाना खाना है घर के अंदर खा ले। अगर तूने बाहर मेरी और या फिर मेरे बेटे की बेइज्जती कराई ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। माँ जी, मैं भी आपको प्यार से समझा रही हूँ, मुझसे भूख बर्दाश्त नहीं होती। वैसे भी मैं आप लोगों से बस थोड़ा सा ज्यादा ही तो खाना खाती हूँ। अगर आप मुझे भुक्कड़ कहना बंद कर दोगी तो शायद मैं भुक्कड़ों की तरह खाना भी बंद कर दूँ। अपनी बहू की बातें सुनकर काजल वहाँ से चली जाती है। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन रवि अपनी पूरी फैमिली के साथ एक रेस्टोरेंट में जाता है, जहाँ खाना देखते ही निशा अपना आपा खो बैठती है और मुगलों की तरह खाने लगती है। अरे बहू, तो यहाँ भी खाने पे टूट पड़ी। अरे इस तरह से सबके सामने रेस्टोरेंट में ठूस ठूस के खाएगी तो क्या इज्जत रह जाएगी हमारी। रवि बेटा, मैंने तुझे कहा था ना कि इस भुक्कड़ को अपने साथ रेस्टोरेंट मत लेकर आ। पापा आप शायद बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैंने गलती कर दी इसे यहाँ लाकर। अगर मुझे पता होता कि ये यहाँ पर भी इस तरह की हरकत करेगी तो मैं इसे कभी अपने साथ रेस्टोरेंट नहीं लाता। आप लोग मुझ पर इतने नाराज क्यों हो रहे हो? मैं सिर्फ खाना ही तो खा रही हूँ। वो बात अलग है कि आप लोग सोच सोच कर खा रहे हो और मैं बिना सोचे।
और सोचना भी क्या, हम इस रेस्टोरेंट में खाने का बिल तो चुका ही रहे ना। निशा को इस तरह से खाता देख आसपास के सभी लोग हंसने लगते हैं और आपस में बातें बनाने लगते हैं। जरा उस टेबल पर देखो कैसा अनोखा परिवार है, सास काली भैंस है तो बहू भुक्खड़। देखकर लग रहा है मानो ये लोग पहली बार इतने बड़े रेस्टोरेंट में आए, खाने की तो कोई तमीज ही नहीं है इनके अंदर। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्रिया कि तूने मुझे ऐसी बीवी नहीं दी। अगर ऐसा परिवार मेरा होता तो मैं तो बर्बाद ही हो जाता। फिलहाल तो मुझे उस बेचारे लड़के पर तरस आ रहा है जिसकी बीवी इस तरह से खाना खा रही है, और दूसरी ओर बेचारे रेस्टोरेंट के मालिक पर इस रेस्टोरेंट को 5 स्टार मिले हैं। पर अब लग रहा है इस रेस्टोरेंट के मालिक से उसके सारे स्टार छीन लिए जाएंगे। निशा बस भी करो खाना, सब तुम्हारा मजाक बना रहे हैं और साथ में हमारा भी। अरे आप दूसरों की बातें सुन रहे, मुझे आराम से खाने दीजिए। वैसे भी जब से शादी हुई ना, आपके साथ पहली बार बाहर खाने आई हूँ मैं। रवि के समझाने पर भी निशा अपनी हरकतों से बाज नहीं आती, तो वहीं दूसरी ओर रेस्टोरेंट का मालिक निशा को इस तरह से खाता देख उसे अपने रेस्टोरेंट से निकालने के लिए अपने वेटर से कहता है, वेटर, ये बिल लेकर उस टेबल पर जाओ और उनको कहो कि होटल का खाना खत्म हो चुका है, इसलिए चुपचाप से बिल पे करें और यहाँ से निकल जाएं। मालिक के कहने पर वेटर बिल्कुल वैसा ही करता है और सारी बात रवि को बताता है। ये बात सुनने के बाद अब निशा को भी अपनी गलती का एहसास होता है और निशा अगल बगल देखती है, सब उसका मजाक बना रहे थे। जिसके बाद निशा को अपनी गलती का एहसास होता है और घर आने के बाद निशा अपने घर वालों से कहती है, आप सब लोग मुझे माफ कर दीजिए, आज मैंने अपनी सारी हदें पार कर दी, पर अब मुझे मेरी गलती का एहसास हो चुका है। मेरी वजह से आप लोगों को कितनी शर्मिंदगी उठानी पड़ी। माँ जी, अब से मैं आपको कभी काली भैंस नहीं कहूँगी और ना ही आपके रंग के लिए कुछ कहूँगी। ये सब तो बस कहने की बात है निशा। नहीं रवि जी, ऐसा मत कहो, मुझे सच में अपनी गलती का एहसास हो चुका है, इसलिए मैं आप सबसे वादा करती हूँ, मैं आपसे अपने खाने पर कंट्रोल करूँगी और इस तरह से तो कभी नहीं खाऊंगी। और जब तक मैं अपने खाने पर कंट्रोल नहीं कर देती तब तक मैं बाहर कहीं नहीं जाने वाली। इसके बाद से निशा अपनी सास को उसके रंग के लिए ताने देना बंद कर देती है और तो और अपने खाने पर भी पूरा कंट्रोल करती है। बहुत जल्द निशा एक अच्छी बहू बन जाती है। अब जब भी बाहर जाती है तो वो एक लिमिट में ही खाना खाती और हमेशा अपनी सास के साथ खड़ी रहती। अगर कोई उसकी सास को उसके रंग के लिए भला बुरा कहता तो निशा उसका मुंह तोड़ जवाब देती। सपना का रंग काला था और वो गरीब परिवार से थी। दहेज में सपना अपने साथ कुछ नहीं लाई थी। बस यही वजह थी कि उसकी सास सुमित्रा और उसका पति विनोद उसे शराबी पसंद नहीं करते थे। ऐसे ही एक दिन सपना घर में काम कर रही होती है कि तभी अचानक से सुमित्रा वहाँ आती है और सपना से बोलती है, अरे ओ करमजली, आज खाना मिलेगा या नहीं, या फिर पूरा दिन घर के कामों में ही लगी रहेगी? माँ जी, बस रसोई का काम खत्म हो चुका है, मैं आपके लिए खाना लेकर ही आने वाली थी। आप बस मुझे 5 मिनट दीजिए, मैं अभी आपके लिए खाना लगा देती हूँ। तुझे पता नहीं है क्या कि मुझे किसी भी काम में देरी बिल्कुल भी पसंद नहीं है? जी माँ जी, जानती हूँ। ठीक है, मेरे कमरे में खाना लेकर आ जा। सपना फटाफट रोटियां बनाकर अपनी सास के लिए खाना उसके कमरे में ले जाती है, पर जल्दी की वजह से सपना से एक रोटी जल जाती है। अब जैसे ही सुमित्रा जली हुई रोटी देखती है, वो सपना को खड़ी खोटी सुनाने लगती है। जैसा तेरा रंग है ना काला, वैसे ही तूने रोटी भी जलाकर काला कर दिया है। अरे कलमुही, तेरे माँ बाप ने तुझे कोई काम नहीं सिखाया है क्या घर का? अरे अगर हमें पहले ही बोल देती कि तुझे घर का कोई काम नहीं आता, फिर हम तुझे इस घर की बहू ही नहीं बनाते। एक तो तेरे उस बुढ़े बाप ने दहेज के नाम पर हमें एक फूटी कौड़ी नहीं दी, ऊपर से अपनी काली बेटी हमारे सर पे मार दी, जिसे घर का कोई काम सही से करने ही नहीं आता। माँ जी, आपको लेट काम पसंद नहीं, बस इसी वजह से जल्दी के चक्कर में एक रोटी जल गई, मुझे माफ कर दीजिए। अरे मेरी प्यारी कल्लो रानी बहू, गलती की माफी नहीं बल्कि सजा होती है, और अगर मैंने तुझे तेरी इस छोटी सी गलती के लिए माफ कर दिया तो तू आगे जाकर बहुत बड़ी गलती करेगी। इतना बोलकर सुमित्रा पास में रखा डंडा उठाकर सपना को मारने लगती है। अब इसी तरह से बेचारी गरीब सपना अपना रंग काला होने की वजह से अपने पति और सास की खड़ी खोटी सुनती है। ना तो उसे उसकी सास से किसी भी तरह का कोई सुख मिलता और ना ही पति से। ऐसे ही एक दिन, विनोद जी,
मुझे माफ कर दीजिए, पर मैंने कल आपको एक लड़की के साथ कार में घूमते हुए देखा। आप घर से ये कहकर जाते हैं कि आप काम पर जाते हैं, पर मुझे शक है कि आप काम पर ना जाकर किसी दूसरे लड़की के साथ घूमते हैं। ओह, तो अब तू मुझ पर नजर रखने लगी है, जासूसी करती है। नहीं विनोद जी, वो तो कल मैं सब्जी लेने के लिए मार्केट गई थी, तभी मेरी नजर आप पर पड़ गई। पहले तो मैंने सोचा कि शायद वो आपकी कोई कस्टमर या बॉस है, पर आप उनके साथ जिस तरह से फ्लर्ट कर रहे थे, देखकर ऐसा लगा मानो जैसे आपका और उस लड़की का अफेयर चल रहा है। देख, अगर तू चाहती है कि मैं तुझे तलाक ना दूं और तू मेरे साथ मेरी बीवी बनकर इस घर में पड़ी रहे, तो अपना मुंह, दिमाग और आंख बंद करके रखा कर। खबरदार अगर तूने इस बारे में घर में किसी को भी बताया, और हाँ, चल रहा है मेरा अफेयर उस लड़की के साथ, बोल क्या कर लेगी? विनोद जी, आप मुझे इतना बड़ा धोखा नहीं दे सकते। मैं आपकी पत्नी हूँ। इसी बात का तो दुख है मुझे कि तू मेरी पत्नी है। अरे मुझे एक अमीर लड़की चाहिए थी, गोरी चिट्टी, जो मेरा ख्याल रख सके, जिसे मैं कहीं पर भी अपने साथ ले जा सकूं। पर मुझे बीवी के रूप में तू मिली। तेरे रंग की तरह तेरा काला साया मुझे मिला। मुझे शर्म आती है तुझे अपनी बीवी कहते हुए, तुझे अपने साथ बाहर ले जाते हुए। विनोद सपना को खड़ी खोटी सुना ही रहा होता है कि ये सारी बात उसकी माँ सुमित्रा सुन लेती है। अपनी माँ को कमरे के बाहर देख विनोद के होश उड़ जाते हैं और वो अपनी माँ को सफाइयाँ देने लगता है। माँ, आपने जो भी सुना वो सब सच नहीं है। ये तो बस मैं सपना को सुनाने के लिए बोल रहा था। मेरा किसी भी लड़की के साथ कोई अफेयर वफेयर नहीं चल रहा है। अरे लल्ला, इतना परेशान क्यों हो रहा है? अगर तेरा किसी लड़की के साथ अफेयर चल रहा है तो इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं तो खुद परेशान हूँ इस कलमुही से। तेरे बाबूजी के जो कारनामे थे उन सबको हम क्यों भुगते? खुद तो आराम से भगवान के पास चले गए हैं हमारे सर पे ये काली बहू को छोड़कर। और तेरा जिस लड़की से अफेयर चल रहा है ना, तो उसी लड़की से शादी कर लेता। क्या माँ, आप सच कह रही हो? आपको मेरे अफेयर से कोई प्रॉब्लम नहीं है? क्या मैं सच में कोमल से शादी कर सकता हूँ? हाँ बेटा, क्यों नहीं। अगर लड़की गोरी और अमीर है तो। माँ, फिक्र मत करो, कोमल बहुत गोरी और अमीर है। उससे शादी करने के बाद हमारी लाइफ सेट हो जाएगी, और वो तो मुझसे शादी करने के लिए पागल है। पर मेरे होते हुए आप इस घर में मेरी सौतन नहीं ला सकते। तो फिर तुम चली जाओ, तुम्हारे जाने के लिए इस घर के दरवाजे खुले। गेट आउट। इस तरह से बहुत जल्द विनोद कोमल नाम की गोरी और अमीर लड़की से शादी करके उसे घर ले आता है। कोमल आते ही सपना को घर से बाहर निकाल फेंकती है। मेरी प्यारी गरीब काली सौतन, अब तुम्हारी इस घर में कोई जगह नहीं है, इसीलिए फटाफट अपना सामान उठाओ और निकल जाओ इस घर से। क्यों विनोद और मम्मी जी? अरे करम जली कहीं की, मेरा मुंह क्या देख रही है? निकल इस घर से। इस तरह से सुमित्रा, विनोद और कोमल मिलकर सपना को घर से बाहर निकाल फेंकते हैं। क्योंकि कोमल काफी अमीर थी, इसलिए उसका घमंड भी काफी बड़ा था। वो अपनी मर्जी से घर में आती और जाती और घर का कोई काम नहीं किया करती। अब सुमित्रा को ही अकेले घर का सारा काम करना पड़ता। वो घर के काम करके परेशान हो चुकी थी, इसलिए एक रात 3 बजे कोमल पार्टी करके घर आती है तो सुमित्रा कोमल से कहती है, कोमल बहू, अब तेरी शादी हो चुकी है, ये तेरा ससुराल है। इसका मतलब ये तो नहीं कि तू दिन रात यहाँ वहाँ पार्टी करने जाएगी। तू इस घर की बहू है, और घर की बहू होने के नाते तू इस घर की जिम्मेदारी को नहीं उठाएगी तो कौन उठाएगा? मैं कब तक इस घर को अकेले संभालूंगी? मेरी बूढ़ी सासू माँ, आपकी जिस गरीब काली बहू ने आपकी इतनी इज्जत करी, आप दोनों माँ बेटे ने मिलकर क्या किया उसके साथ? उसे इस घर से धक्के मारकर निकाल दिया। फिर क्या गारंटी है कि अगर मैं आप लोगों की इज्जत करूंगी तो आप दोनों माँ बेटे मिलकर मुझे इस घर से नहीं निकालोगे? इसीलिए जैसे वो सपना घर के काम करती थी, वैसे अब आप इस घर के काम करो, और अब से मुझसे इस तरह से बात मत करना, समझी? कोमल का असली रूप देखकर सुमित्रा को अपनी गलती का एहसास होता है और उसे अपनी बहू सपना की याद आती है। अब इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और सुमित्रा अपने किए पर पछताने लगती है, तो वहीं दूसरी ओर विनोद को भी अपनी गलतियों का एहसास होने लगता है। और ऐसे ही एक दिन, कोमल, तुम ये सामान क्यों पैक कर रही हो? तुम क्या कहीं जा रही हो? मैं कहीं नहीं जा रही विनोद, बल्कि इस घर से तुम और तुम्हारी माँ जा रहे हैं। ऐसे ही मैं अमीर नहीं हुई हूँ, तुम जैसे बेवकूफ लोगों को अपने प्यार के जाल में फंसाकर अमीर हुई हूँ।
तुम जैसे न जाने कितने लड़कों से मैंने शादी करी और उनकी प्रॉपर्टी हथिया ली है मैंने। धोखेबाज लड़की, तुम्हारी वजह से मैंने अपनी भोली भाली बीवी को धोखा दिया, उसे इस घर से धक्के मारकर निकाला और तुम हमें ही हमारे घर से निकाल रही हो। हम तुझे छोड़ेंगे नहीं। तुम दोनों माँ बेटों को जो करना है कर लो, क्योंकि तुम दोनों के पास कोई सबूत नहीं है, इसीलिए तुम दोनों मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। और जो उस मासूम सपना का नहीं हुआ वो मेरा कैसा होगा। चलो अब निकलो इस घर से। इस तरह से कोमल अपनी सास और पति को घर से धक्के मारकर निकाल देती है, जिसके बाद विनोद और सुमित्रा को उनके किए की सजा मिलती है और वो दोनों दर दर की ठोकरें खाने लगते हैं। ये कहानी यमुना नगर नाम के एक छोटे से गांव की है, जहां एक गर्भवती औरत जिसका नाम दिया था अपनी सास और पति के साथ रहा करती थी। ऐसे ही एक दिन दिया अपनी सास से बोलती है, माँ जी मुझे बहुत चिंता हो रही है। चिंता? किस बात की चिंता बहू? माँ जी मेरे 2 बच्चे हुए और दोनों मरे हुए पैदा हुए, मेरा ये तीसरा बच्चा भी अगर। अरे बहू तू चिंता क्यों करती है, इस बार तेरे बच्चे को कुछ नहीं होगा, भगवान है ना हमारे साथ। अच्छा ये बता तूने दवाई खाई या नहीं? नहीं नहीं माँ जी बस खाने जा रही हूँ। अरे बहू तू ऐसी लापरवाही करती रहेगी तो कैसे चलेगा, जल्दी से दवाई खा ले और सो जा, रात हो चुकी है बहुत। आप सही कह रही हूँ माँ जी, मैं जाकर आराम कर लेती हूँ। इतना बोलकर दिया सोने चली जाती है और कुछ देर बाद उसके दरवाजे पर दस्तक होती है। दिया की आंख खुलती है और वो दरवाजा खोलती है और अपने सामने एक तांत्रिक बाबा को देखती है जो उससे बोलता है, लड़की अपना ये बच्चा मुझे दे दे। नहीं मैं अपना बच्चा तुम्हें नहीं दूंगी। तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? मैं यहाँ तुझसे तेरा बच्चा लेने आया हूँ और मैं यहाँ से तेरा बच्चा लेकर ही जाऊंगा। मैं अपना बच्चा किसी को नहीं दूंगी, जाओ तुम यहाँ से। इतना बोलकर दिया उस तांत्रिक बाबा को भगा ही रही होती है कि तभी तांत्रिक बाबा अपने त्रिशूल लेकर दिया के पेट पर वार कर देता है। तभी दिया की आंख खुल जाती है और वो जोर से चिल्लाती है, माँ जी मेरा बच्चा। अरे क्या हुआ बहू, तू इतनी जोर से क्यों चिल्ला रही है? तेरा बच्चा बिल्कुल ठीक है, क्या हुआ तुझे? माँ जी मैंने बहुत बुरा सपना देखा, कोई मेरे बच्चे को मारना चाहता है। माँ जी पहले से ही मैं अपने 2 बच्चे खो चुकी हूँ, अब मैं अपना तीसरा बच्चा नहीं खो सकती, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं अपने बच्चे को कुछ नहीं होने दूंगी। अब इस तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और कुछ दिनों बाद दिया को प्रसव दर्द होता है। इस बार हर बार की तरह दिया की सास आशा दिया के खाने में नशे की दवा मिला देती है और उसके बच्चे को लेकर कहीं जाने लगती है। इस बार भगवान दिया के साथ था, इसीलिए दिया बेहोश नहीं होती और जब उसकी आंख खुलती है तो वो अपनी सास को अपना बच्चा कहीं ले जाते हुए देखती है। अब दिया अपनी सास का पीछा करती है और उस जगह पर पहुंच जाती है जहां उसकी सास एक बाबा से बात कर रही होती है। बाबा जैसा आपने कहा था मैंने वैसा ही किया, इससे पहले भी इसी तरह मैं अपने बहू के 2 बच्चे आपके हवाले कर चुकी हूँ। ये मेरी बहू का तीसरा बच्चा है बाबा, अब तो हमारे घर में धन संपत्ति आएगी ना, घर का वारिस यानी लड़का ही पैदा होगा ना। तुम चिंता मत करो, अब तुम्हारी बहू को सिर्फ लड़का ही लड़का होगा। अब तुम मुझे ये बच्चा देकर यहाँ से जा सकती हो। आशा के बोलने पर जैसे ही वो बच्चा आशा बाबा को देती है वैसे ही वहाँ पर दिया आ जाती है और बाबा के हाथों से अपना बच्चा छीन लेती है और बाबा से बोलती है, बाबा तू मेरी सास के साथ मिलकर पहले ही मेरे 2 बच्चों को मार चुका है, अब तू मेरे इस बच्चे को कुछ नहीं कर सकता क्योंकि मैं यहाँ आ चुकी हूँ। और माँ जी मैंने आपको अपनी माँ माना, इतना विश्वास किया और आपने इस बाबा के साथ मिलकर ये सब कुछ मैंने अपने घर के वारिस के लिए और सुख शांति के लिए किया है, अब चल ला दे मुझे अपना बच्चा। इतना बोलकर आशा अपनी बहू के हाथ से बच्चा छीनकर फिर से बाबा को देती है। अब बाबा जैसे ही उस बच्चे को मारने जाता है वहाँ तेज हवा चलने लगती है और एक चुड़ैल अपने 12 बच्चों के साथ वहाँ पहुँच जाती है। अब चुड़ैल दिया के बच्चे को अपनी गोद में उठाकर उस बाबा से बोलती है, बाबा देख आजाद हो चुकी हूँ मैं आ गई हूँ अपने 12 बच्चों के साथ अपनी और अपने बच्चे के मौत का बदला लेने के लिए। अब तू दिया के बच्चे को कुछ नहीं कर सकता बाबा, क्योंकि जाने अनजाने में तूने खुद मुझे आज बुलाया है। देख
रात के 12 बज चुके हैं, तेरी बलि का टाइम खत्म। और क्योंकि 12 बजे के बाद तूने एक बच्चे की बलि देनी चाहिए, इसीलिए मैं आज आजाद हो गई और तू शक्तिशाली अब नहीं बन पाएगा। चुड़ैल, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं और ना ही तेरे 12 बच्चों को। इतना बोलकर बाबा जैसे ही चुड़ैल के ऊपर वार करने जाता है, वो चुड़ैल अपनी शक्तियों से बाबा को एक पिंजरे में कैद कर लेती है। जिसके बाद दिया उस चुड़ैल से बोलती है, एक चुड़ैल होकर तुमने मेरे बच्चे को बचाया, मेरी मदद की। क्या मैं जान सकती हूँ तुम कौन हो बहन? मैं तुम्हारी ही तरह एक लाचार औरत हूँ जो अपने इन 12 बच्चों को नहीं बचा सकी। मेरी सास ने भी तुम्हारी सास की तरह इस बाबा से मिलकर 11 बच्चों को मेरे मार डाला, परंतु वो मेरे 12वें बच्चे को जब मारने गई तब मुझे उसकी सच्चाई का पता चला। फ्लैशबैक। माँ जी, ये आप क्या कर रही हो? इस बाबा की बातों में आकर आप अपने घर को उजाड़ रही हो। देखो बाबा, मुझे मेरा बच्चा दे दो, उसे मत मारो। तेरे इस बच्चे को तो मरना ही होगा, चाहे इसके लिए मुझे तुझे ही क्यों ना मारना पड़े। इतना बोलकर वो बाबा, माँ और बच्चे दोनों को मार देता है। जिसके बाद उस औरत की सास बाबा से बोलती है, बाबा, तुम्हारे कहने पर मैंने अपनी बहू के 12 बच्चे सौंप दिए थे तुम्हें, और अब तुमने मेरी बहू को ही मार डाला। ऐसा क्यों किया? मेरी बहू सही कह रही थी, मैंने बहुत बड़ा पाप किया, पर बाबा मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। इतना बोलकर जैसे ही वो बाबा को मारने के लिए जाती है, बाबा उसे भी मौत के घाट उतार देता है। फ्लैशबैक से बाहर। जिसके बाद इस बाबा ने मुझे मेरे 12 बच्चों के साथ मेरी सास को भी मार दिया और मुझे कैद कर दिया ताकि मैं अपना बदला ना ले सकूं। पर आज मैं आजाद हो गई। अब मैं अपने 12 बच्चों के साथ मिलकर इस बाबा को खत्म करूंगी। इतना बोलकर चुड़ैल अपने 12 बच्चों को इशारे करती है और चुड़ैल के 12 बच्चे मिलकर उस तांत्रिक बाबा को खत्म कर देते हैं। और इस तरह से चुड़ैल बाबा से अपने बच्चे और अपनी मौत का बदला लेती है और दिया की सास को छोड़कर वहाँ से अपने 12 बच्चों के साथ चली जाती है। वहीं दूसरी ओर आशा को भी अपनी गलती का एहसास होता है और अपनी बहू से वो माफी मांगते हुए दिया से बोलती है, बहू, मुझे मालूम है मैंने पाप किया है। मैंने इस ढोंगी बाबा की बातों में आकर तुझसे तेरी खुशियाँ छीनी, अपने हाथों से अपने ही घर की खुशियों को खत्म किया। पर मैं तो सच में चाहती थी कि हमारे घर में खुशियाँ बनी रहे, इसीलिए मैंने ये बेवकूफी की। अपनी सास को माफ कर दे बहू, मुझसे गलती हो गई। माफी गलती करने पर मिलती है, पाप करने पर नहीं माँ जी। जो पाप करता है उसे सजा दी जाती है। मैं आपको कोई सजा नहीं दूंगी, आपको आपके किए की सजा भगवान देगा। अपने बच्चे और पति के साथ कहीं और जाऊंगी, आपसे दूर रहूंगी। आप तरसते रह जाओगे अपने बच्चे के लिए, जिस तरह से मैं तड़पा करती थी अपने बच्चे के लिए। तब आपको एहसास होगा कि एक माँ पर क्या बीतती है। बहू, ऐसा मत बोल, मुझे माफ कर दे। मैं जानती हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। आशा अपनी बहू से माफ करती है, पर दिया उसे माफ नहीं करती और अपनी बच्ची को लेकर जाने लगती है। आशा अपनी बहू के पीछे पीछे जाने लगती है, तभी रास्ते में एक गाड़ी से उसका एक्सीडेंट हो जाता है और मौके पर ही आशा की मृत्यु। इस तरह से भगवान खुद आशा को उसके पापों की सजा देते हैं। जिसके बाद दिया अपनी सास का अंतिम संस्कार करके उस गाँव से हमेशा के लिए चली जाती है और अपने पति और बच्चे के साथ नई जिंदगी की शुरुआत करती है।